आलोक पांडे द जीएस करके चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान में प्रमुख स्थान रखता है तथा यह ब्रिटिश सत्ता और भारतीय सत्ता के अंतर को मुख्य रूप से व्यक्त करता है, क्योंकि दोस्तों संविधान लागू होने के पूर्व या स्वतंत्रता के पूर्व भारतीयों को किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसीलिए मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 ब्रिटिश सत्ता और भारतीय सत्ता के चरित्रगत अंतर को व्यक्त करता है, क्योंकि वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी डेमोक्रेटिक देश में या किसी भी राष्ट्र में एक प्रमुख अधिकार होना चाहिए और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको प्रमुखतम हथियार बनाया और इसको किसी भी रूप से कोई कमजोर न कर सके इसका भी प्रावधान किया। क्यों? क्योंकि इसे मौलिक अधिकार में डाला गया और आप सब जानते हैं मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन मुश्किल होता है और सरकार को उसके लिए आंसर करना पड़ता है कि वो रीजनेबल हो। इसीलिए मौलिक अधिकार में स्वतंत्र परिवर्तन उतना आसान नहीं रहता और इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है और मौलिक अधिकार व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त अधिकार हैं जो राज्य के अगेंस्ट और व्यक्ति के अगेंस्ट भी पहले से प्राप्त है। इसीलिए आर्टिकल 19 हमें व्यक्तियों के अगेंस्ट भी प्राप्त है और राज्य के अगेंस्ट भी प्राप्त है। हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, जिस तरह युक्तिक निर्बंधन के साथ। इसमें बस लिमिट्स है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को बताया था। आज हम 19 फर्स्ट ए पर बात नहीं करेंगे क्योंकि 19 फर्स्ट ए पिछली क्लास में हो गया था, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को मैंने बताया था और एक पुस्तक जो दिल्ली में राइट पर लिखी गई थी उसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था। आज हम लोग बात करेंगे 19 फर्स्ट बी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार में यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मूवमेंट चला सकता है, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां चला सकता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन उसकी दो शर्तें होनी चाहिए। वो है, एक है शांतिपूर्वक होना चाहिए और दूसरा वेपन्स के साथ नहीं होना चाहिए। निरायुध है, बगैर आयुध के साथ है, बगैर किसी वेपन्स के साथ में आप कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन है ये है 1932 के संविदा आज्ञा आंदोलन को जो खत्म किया गया था, उसमें गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था और उसमें अंग्रेजों ने जो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की बात की थी उसको संभवतः वहीं से उठाकर इसे डाला गया है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो व्याख्या है या शांति कौन भंग कर रहा है इसको देखने का अधिकार पुलिस के पास है। यह जो न्यायिक सम्मेलन है या नहीं है ये भी अधिकार पुलिस के पास दिया गया है, जिससे कहीं न कहीं हमारे जो सम्मेलन करने के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। लेकिन भारत जैसे देश में मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये अधिकार इसी प्रकार होने चाहिए थे, वरना अगर ये पुलिस के पास अधिकार नहीं होते तो सरकारों को इस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और बहुत मुश्किल हो जाता। तो आज देखकर तो यही लगता है कि ये जो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार में जो पुलिस के पास जो अधिकार है डिसाइड करने का, ये उचित है। वरना मैं हमेशा कहता था कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन के अधिकार में यह विवेचना करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए। देश की इस समय जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ बन गई हैं। अगला जो अनुच्छेद है 19 फर्स्ट सी का है वो है संगम या संघ बनाने की क्षमता। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी संगठन खड़ा कर सकता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकता है, वो एक अपने नए विचार दे सकता है, कोई भी सहकारी समिति का निर्माण कर सकता है। यह हमारे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक संगठन बनाएगा तो अपने विचारों को ही तो व्यक्त करेगा और आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही व्यक्त करते हैं। और इसीलिए दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल की गई है। कोई भी अपनी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र या सर्वत्र आबाद आचरण का अधिकार।
ये भी वाक और अव्यक्त स्वतंत्रता में शामिल किया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र पर कोई व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, अपना संचरण कर सकता है। अंग्रेजों की तरह नहीं कि अपने कानपुर में जो माल रोड है इसमें भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगर कोई धोखे से प्रवेश कर जाता था तो अंग्रेज उसे मुर्गा बना के ज़मीन में लिटा के थूक छटवा करके निकालते थे। यही अपनी माल रोड, जिसमें हम जाके कचरा फेंकते हैं, गंदगी करते हैं। शहर की जितनी भी पुराने शहर हैं, उनके जितने भी माल रोड्स हैं, उनमें भारतीयों को आने के लिए अनुमति नहीं थी। कुछ विशेष लोगों को छोड़कर बाकी आम भारतीय वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए हमने फ्रीडम में संचरण की स्वतंत्रता को भी शामिल किया है, या भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने जाने को भी हमने शामिल किया है। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजों के समय की गुलामी याद है, हमें अंग्रेजों के समय के दर्द को याद है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आम भारतीयों को आने वाली सरकारें इन अधिकारों से च्युत कर दें, इन अधिकारों से वंचित न कर दें। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता में इस बात को भी शामिल किया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकता है। इसमें पहले मैं पढ़ाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके रह सकता है या बस जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आप बस नहीं सकते थे, आपके पास मालिकाना हक नहीं बनता था कि आप प्रॉपर्टी को खरीद सकें। लेकिन आर्टिकल 35A के हटने के बाद 370 के साथ में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है 370 का, 35A का, आप यूट्यूब में चाहे तो पीछे जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो 35 और 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी आप आ जा सकते हैं और बस भी सकते हैं। बसने की स्वतंत्रता भी आपको उसमें प्राप्त है जम्मू कश्मीर में। और उसके साथ साथ जो 19 है, जो कि हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को, और वो 300A में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर अब जो 19 में 7 स्वतंत्रताएँ थी, वो 7 स्वतंत्रताएँ कम होकर 6 ही बचती हैं। और उन 6 स्वतंत्रताओं में लास्ट है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। हमारी स्वतंत्रताओं में क्योंकि ये देश जाति कठोरता से बंधा हुआ था, भारत देश जातियों से बना देश है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो जातियों से गवर्न होती है, और जातियों के लिए ये भी तय था कि किस जाति का व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है। लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत ये तय किया गया कि कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, ये उसके फंडामेंटल राइट में है। और इसे 19 का अनुच्छेद 19(6) में इसको स्थान दिया गया है, और ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकारी है, जो आप चाहें। इसका तो भी नहीं कि आप बम बनाने लगे और RDX बेचने लगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। देश की एकता अखंडता के विपरीत आपका कोई व्यापार नहीं हो सकता है। देश के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाला व्यापार आप नहीं कर सकते। देश को खंडित करने वाला कोई व्यापार आप नहीं कर सकते। तो विद इन द रूल, आप जो संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए आप कोई भी व्यापार, कोई भी वृत्ति करने का अधिकारी हैं। जो व्यक्ति चाहे IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, जज बन सकता है, प्यून बन सकता है, बिजनेस कर सकता है, इंस्टीट्यूट चला सकता है, जो आपका मन हो आप करिए, बट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत होना चाहिए। देश की जो कानून है उस कानून के अंतर्गत होना चाहिए। दोस्तों, आज हमने एक छोटी सी समरी अनुच्छेद 19 में बताने का प्रयास किया है, और ये बताया है कि कैसे 19(1) को 19(1) ABCDEFG तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनको कैसे कैसे भारतीय संविधान में रखा गया है और क्यों रखा गया है, और इससे देश को क्या प्राप्त होगा, इससे लोगों के मौलिक अधिकार कितने इन्हेंस होंगे, इससे देश की के लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होगा, बस जाने का अधिकार प्राप्त होगा, मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है, कोई व्यक्ति वृत्ति और जीविका का अधिकार प्राप्त है। और इस तरह से देश में कई प्रकार के स्वतंत्रताओं को दिया गया है, जिससे कि देश उचित तरीके से विकास के पथ पर चल सके। दोस्तों, आज 19 वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।